पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। पृष्ठ संख्या 67। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बागीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। पृष्ठ संख्या 68। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बागीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बागीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहां आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बागीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूं। पल भर सांस लेने मैं यहां टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हां, बागीचा तो मेरा है। यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है। लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहां बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहां बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बागीचा आपका है, मुझे माफ करें। पृष्ठ संख्या 69। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है। वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो। यहां ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं मां के पास जा रही हूं। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है
और मां के पास जा रही हूं। अभी अभी मैं चली जा रही हूं, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? मां के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहां से उड़ी जा रही हूं। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी मां के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने मां ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूं तो मां मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी मां की हूं। पृष्ठ संख्या 69। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो? चिड़िया बोली, मैं मां के पास जा रही हूं। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है और मां के पास जा रही हूं। अभी अभी मैं चली जा रही हूं, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? मां के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहां से उड़ी जा रही हूं। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी मां के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने मां ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूं तो मां मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी मां की हूं। पृष्ठ संख्या 70। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहां रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं मां को जानती हूं, भाई को जानती हूं, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूं, घास, पानी और फूलों को जानती हूं। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूं। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया, तू निरी अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। मां मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा।
ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं, उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बागीचों पर बागीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? पृष्ठ संख्या 71। चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। मुझे देर हो रही है, मां मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है। ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बागीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी मां है, पर मां क्या है? इस बहार के सामने तेरी मां क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूं कि मां मेरी मां है और मुझे यहां देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बागीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी मां के पास जाओ, मां बाट देखती होगी। पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। पृष्ठ संख्या 72। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हां हां, जाना, अभी तो उजेला है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहां, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ, मुझे डर लगता है। मां मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में मां के पास गई और मां की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ मां, ओ मां। मां ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर मां की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ मां, ओ मां। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मींच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। लेखक जैनेन्द्र कुमार। पृष्ठ संख्या 73। प्रश्न अभ्यास। कहानी से
प्रश्न 1। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? प्रश्न 2। माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बागीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3। माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 4। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। प्रश्न 5। मां मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में मां का क्या महत्व है। प्रश्न 6। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? कहानी से आगे। 1। इस कहानी में आपने सुना कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीजों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहां कहां देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। 2। सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? इन कारणों को सुनें और विचार करें। क। क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। ख। क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। ग। क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। पृष्ठ संख्या 74। अनुमान और कल्पना। आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी, इन तीनों में ही माएं अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती हैं। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। भाषा की बात। 1। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। क। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। ख। कभी पर हिलाती थी। ग। पर बच्ची कांप कांप कर मां की छाती से और चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिनमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। 2। पाठ में तैने, क्षण भर, खुश करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर, खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए।